Hello, good morning students. I hope all of you are healthy and well in your home. आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का मैथ, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, ये हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले बात आती है अर्थशास्त्र क्या है। तो देखिए, अर्थशास्त्र वह शास्त्र होता है जिसमें मनुष्य की उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है या उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। अर्थात इकोनॉमिक्स इज दैट साइंस इन विच those activities of human being are studied which they fulfill their unlimited wants to generate income or wealth। अब इसके बाद बात आती है कि अर्थशास्त्र के कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हम स्टडी यहां करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, हु इज ए कंज्यूमर यानी उपभोक्ता कौन होता है। आप जानते हैं उपभोक्ता कौन होता है। तो ए कंज्यूमर इज ए पर्सन, एक उपभोक्ता वह व्यक्ति है हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन देयर वांट्स। एक उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है या उपभोग करता है। ए कंज्यूमर इज ए पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन देयर वांट्स। इससे संबंधित एक क्वेश्चन नेक्स्ट जो आता है, व्हाट इज कंजम्पशन यानी उपभोग क्या है। तो कंजम्पशन इज ए एक्टिविटी, इज एन एक्टिविटी, उपभोग एक क्रिया है जिसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उपयोगिता के मूल्य का प्रयोग किया जाता है। कंजम्पशन इज एन एक्टिविटी बाय विच we consume the utility value of goods and services for satisfaction of their wants। यानी जिसके लिए देखिए किसी भी वस्तु में गुण होता है, यानी कोई भी वस्तु अगर हम खरीदते हैं तो उसमें कोई ना कोई गुण होता है, उस गुण को कहते हैं यूटिलिटी। देखिए जिस तरह हम डिस्टेंस यानी दूरी को मीटर किलोमीटर में मापते हैं, वेट यानी वजन को किलोग्राम टन मिलीग्राम इत्यादि में मापते हैं, उसी प्रकार किसी वस्तु में कितना गुण है यानी उससे कितनी उपयोगिता हमें मिलती है, उससे कितना गुण हमें प्राप्त होता है, इसे भी मापा जा सकता है इकोनॉमिक्स के अनुसार। और उसको मापने का जो तरीका होता है, उसको मापने की जो इकाई होती है, उसको हम कहते हैं यूटिल। और इसलिए कहा जाता है कि किसी वस्तु के उपयोगिता मूल्य का प्रयोग करना ताकि आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके, क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। अब यहां एक क्वेश्चन अराइज होता है कि उपयोगिता क्या होती है। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड। तो उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु का वह गुण विच जो कि
सेटिस्फाई आवर वांट्स, हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, क्या कहलाता है? उपयोगिता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें प्यास लगती है या हमें भूख लगती है, तो प्यास लगने पर हम पानी पी करके अपनी प्यास को शांत कर लेते हैं, भूख लगने पर हम भोजन करने के बाद अपनी भूख को शांत कर लेते हैं। तो पानी और भोजन का वह गुण जिससे हमारी प्यास और भूख शांत होती है, वो क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। देन द पावर विच इज सेटिस्फाई आवर थर्स्ट और आवर, ठीक है, हंगर इज कॉल्ड यूटिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बेटा, वो है उत्पादक कौन है? हु इज ए प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर इज ए पर्सन और इंस्टीट्यूशन, उत्पादक वह व्यक्ति और संस्थान होता है विच प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल एंड जनरेट इनकम, जो कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बिक्री के लिए करके लाभ अर्जित करता है। यूं कहिए, जो लाभ अर्जित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है। ए पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, who produce or sell goods and services for generation of income। इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है उत्पादन क्या है, यानी व्हाट इज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या होता है? तो उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी माल में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। और प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्ट टू फिनिश्ड गुड्स। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन वह प्रक्रिया है, प्रक्रिया इसलिए कहा है क्योंकि किसी वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस अपनाना पड़ता है। एक बार में कोई चीज तैयार नहीं हो जाती। जैसे मान लीजिए हम शुगर केन यानी गन्ने से चीनी बनाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है गन्ने से सीधा ही चीनी बन जाएगी, बल्कि उसके लिए एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस होता है जो अपनाना पड़ता है। उसके बाद ही कई कदमों के बाद, कई चरण चलने के बाद तब चीनी का निर्माण होता है। तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच raw material is converted into finished goods. For example, when we make sugar from sugar cane or cloth from cotton, then it is called production. Is that clear? तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्शन कहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है यहां, वो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बचत क्या है? व्हाट इज सेविंग? तो सेविंग क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सेविंग, बचत आय का वह भाग है, बचत आय का वह भाग है जो जिसका उपभोग नहीं किया जाता। बचत आय का वह भाग है जिसका उपभोग नहीं किया जाता, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए बचाकर रख लिया जाता है। तो सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड और इट इज सेव्ड टू फ्यूचर नीड्स, जो कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए क्या कर लिया जाता है? बचा लिया जाता है। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट की, निवेश क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड असेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग,
प्लांट्स, टूल्स। ठीक है, यानी स्थायी संपत्तियों, मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, औजार आदि पर किया गया व्यय क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। द इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स, यानी स्थायी संपत्तियों में वृद्धि पर किया गया व्यय क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे हम कहें कि मान लीजिए हमने 4 लाख की 2 मशीनें खरीदी, तो 2 मशीनें जो हमारी क्या कहलाएंगी? इन्वेस्टमेंट कहलाएंगी। तो ये आपका क्वेश्चन होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक क्रिया क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आर्थिक क्रिया क्या है, ये है। तो देखिए, ये आपने क्वेश्चन बिजनेस में भी पढ़ा, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ध्यान कीजिएगा, यहां ये सफिशिएंट आंसर नहीं है, तो सीधा सीधा हम क्या देंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच मेन मोटिव टू अर्न इनकम और वेल्थ। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ या आय कमाना होता है। ठीक है, तो इसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है कि जैसा कि आप बिजनेस में पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो सकती हैं। तो आपको मालूम है कि आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया या अनार्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ या आय कमाना होता है। जैसे दुकानदार द्वारा दुकान पर कपड़े बेचना, ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा वस्तुओं को एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये आर्थिक क्रियाएं हैं। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? जिनका मुख्य यानी गैर आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं जिनका मुख्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि ये जो है समाज सेवा, देश सेवा आदि के उद्देश्य से की जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात आते हैं दुर्लभता आर्थिक समस्या है, और इसलिए अर्थशास्त्र की अंतर भावना है। देखिए, दुर्लभता आर्थिक समस्या है। देखिए, आप ये जानते हैं और कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती हैं। वी नो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट रिसोर्सेज, लेकिन जो साधन है विच आर सेटिस्फाई दीज वांट्स, जो कि इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, आर लिमिटेड, लेकिन जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। इसलिए यानी अब इस लाइन से हमें पता पड़ा कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, लेकिन उन्हें संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन जो है सीमित हैं। अब कोई भी व्यक्ति हुआ है, चाहे कोई इस पृथ्वी पर, वो अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के साधन कैसे सीमित है। एग्जाम्पल लेते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो एक समाज हो, चाहे एक देश हो, चाहे कोई भी इकोनॉमी हो बड़ी से बड़ी। जैसे व्यक्तिगत से लेते हैं, मान लीजिए हम लोग हैं, आप लोग हैं, और हमारे जो परिवार की इनकम है वो लिमिटेड है, तो वो हमारे साधन हो गए, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो हमारी इनकम लिमिटेड है। लेकिन आप जानते हैं कि आपकी इच्छाएं और आवश्यकताएं बहुत हैं। आप भी चाहते हैं कि एक अच्छी सी गाड़ी हो, अच्छा सा मकान हो, अच्छा सा बगीचा घर के आगे हो, सारी फैसिलिटीज हमें मिले। लेकिन अब आप ये सोचिए कि वो सब हम क्यों अचीव नहीं कर पाते। उसका एक ही कारण है कि हमारे साधन सीमित हैं और हम उस सीमित साधन यानी आय से अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि हम धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर ले। जैसे पहले हमारे पास साइकिल नहीं थी, साइकिल हमने ले ली, उसके बाद कुछ समय बाद हमने मोटरसाइकिल ले ली, उसके बाद गाड़ी भी ले ली, उसके बाद धीरे धीरे मकान बना लिया। धीरे धीरे एक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है, लेकिन एक निश्चित समय में
जो है मनुष्य सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसी प्रकार मनुष्य के साथ साथ देश और समाज भी सब आवश्यकताओं को एक साथ पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह एक व्यक्ति के साधन सीमित होते हैं, एक देश और समाज के साधन भी सीमित होते हैं। ठीक है। फिर दूसरी बात, क्योंकि साधन सीमित है, यानी सीमित का मतलब है दुर्लभ है, और आवश्यकताएं सीमित हैं, इसलिए हमारे सामने समस्या उत्पन्न होती है कि जो हमारे सीमित साधन हैं उनका कितनी मात्रा में तो हम प्रयोग किस आवश्यकता को पूरा करने में करें और कितनी मात्रा में किस साधन को हम प्रयोग करें। आप ये भी बात जानते हैं, मान लीजिए अपने पास 20,000 रुपए हैं, अपनी भी इनकम जो है साधन 20,000 है। अगर हम उनमें से 10,000 होटल रेस्टोरेंट पर खाने पर खर्च कर देते हैं तो आप जानते हैं कि हमें अन्य आवश्यकताओं को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आप बाजार 100 रुपए लेकर जाते हैं, 100 रुपए में कई फलों की ठेलियां खड़ी हैं, और मान लीजिए आप 100 रुपए में आम खरीद लेते हैं, तो आप सेब नहीं खरीद पाते। उसका एक क्लियर कारण, स्पष्ट कारण यह है कि आपने वो 100 रुपए यानी सीमित साधन, सीमित आय जो है आम पर खर्च कर दी, इसलिए आप सेब नहीं खरीद पाए। लेकिन अब ये मान लेते हैं हम कि आप आधी किलो आम खरीदते हैं और आधी किलो सेब खरीदते हैं, यानी आम का पर से खर्च कम करके 100 के बजाय 50 करके वो 50 रुपए आप सेब पर खर्च कर देते हैं। तो आपने यहां देखा कि 50 रुपए के सेब खरीदने के लिए आपने आधी किलो आम की मात्रा को त्याग किया है, क्योंकि उसका कारण था कि आपके जो साधन थे वो सीमित थे। लेकिन अगर आपके साधन सीमित नहीं होते तो शायद ये समस्या आपके सामने नहीं आती। यानी आपके पास मान लो 200 रुपए होते तो आप दोनों में से 100 रुपए के खरीद सकते थे। तो क्योंकि साधन सीमित होते हैं इसलिए जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अब दूसरी बात, साधन सीमित होते हैं, केवल प्रश्न इतना नहीं है, साधन सीमित होने के साथ साथ उनके अल्टरनेट यूज भी होते हैं, ऑप्शनल यूज भी होते हैं। अर्थात आप ये खरीदें या ये खरीदें, ये भी समस्या है। अगर केवल एक ही विकल्प होता तो आपके सामने आर्थिक समस्या नहीं आती, आपको चुनाव नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप बस स्टैंड जाते हैं और बस स्टैंड जाने के लिए केवल एक रास्ता है, तो शायद ही आपको सोचना पड़े कि मैं किस रास्ते से जाऊं, तो आपके सामने समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसी तरह मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे और एक ही फल केवल ऐसा था जो 100 रुपए किलो था, बाकी ज्यादा महंगे थे, तो आप 100 और 1 किलो आप खरीदना चाहते तो आप 100 वाला ही लाते, आप 200 वाला नहीं लाते, तो आप वहां चॉइस की समस्या उत्पन्न नहीं होती। लेकिन अगर कई फल 100 रुपए किलो हैं या कई रास्ते बस स्टैंड जाने के हैं, तो वहां आपके माइंड में एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि भाई मैं किस रास्ते से जाऊं। ठीक है, तो आर्थिक समस्या कब उत्पन्न होती है? दुर्लभता के कारण। दुर्लभता क्या होती है? अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, दुर्लभता क्या है? तो दुर्लभता वह स्थिति है, दुर्लभता क्या है? दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु की मांग पूर्ति से ज्यादा होती है, अर्थात डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस स्थिति को दुर्लभता कहते हैं। दुर्लभता के कारण ही कीमत ज्यादा होती है, समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे है टॉपिक कि अर्थशास्त्र की 3 विभिन्न जो घटक कौन कौन से हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स के 3 कंपोनेंट होते हैं और वो 3 कंपोनेंट है कौन कौन से? इकोनॉमिक्स के 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है उपभोग, दूसरा कंपोनेंट है उत्पादन और तीसरा कंपोनेंट जो होता है वो है वितरण। तो 3 कंपोनेंट है, पहला है उपभोग यानी कंजम्पशन, दूसरा है उत्पादन यानी प्रोडक्शन और तीसरा है वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब इन्हें हम स्टडी करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन किया जाए कि अर्थशास्त्र के 3 घटक कौन कौन से? 3 घटक होते हैं, उपभोग, उत्पादन और वितरण। तो देखिए, सबसे पहले उपभोग क्या होता है? उपभोग से अभिप्राय होता है आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना, यानी मनुष्य की आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। उपभोग से
जो है मनुष्य की आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं और उन्हें उपयोगिता प्राप्त होती है। इसके बाद है जी उत्पादन। उत्पादन क्या है? देखिए, उत्पादन जो है, उत्पादन से अभिप्राय होता है कच्चे माल को पक्के माल के रूप में तैयार करना, और उत्पादन के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तथा उसका की इंपोर्टेंस बढ़ती है, उस वस्तु का महत्व बढ़ जाता है। जैसे आपने शुगर केन से शुगर बना दिया और कॉटन से आपने कपड़ा बना दिया, यानी कपास से कपड़ा बनाया और गन्ने से चीनी बना दी। हो सकता है जितना महत्व गन्ने और कपास का नहीं था, जितना महत्व की उसके कन्वर्ट होने के बाद हो गया। इस तरह लकड़ी से आपने चेयर, मेज इत्यादि बना दी, कुर्सी और मेज बना दी, तो लकड़ी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था जिससे कि जितना महत्व आपकी चेयर और टेबल का हुआ। ठीक है। और आप जानते हैं कि उत्पादक जो होता है उसके उत्पादन के जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, और उत्पादन के मेनली 4 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। तो आपको ये भी पूछा जाता है उत्पादन के कितने साधन हैं? 4 साधन हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों साधनों की सहायता से ही एक उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करता है, और प्रत्येक उत्पादक के पास जो ये साधन होते हैं ये बड़ी सीमित मात्रा में होते हैं। ठीक है। और उत्पादन के इन चारों साधनों को, ठीक है, उनके कार्य के बदले में, उनके सहयोग के बदले में, ठीक है, साधन सेवाएं जिन्हें कहते हैं, उसके बदले में साधन आय प्राप्त होती है। तो ये साधन आय उत्पादन के साधनों को विभिन्न रूपों में प्राप्त होती है। जैसे पहले हमने कहा 4 साधन: भूमि, तो भूमि को लगान मिलता है। उसके बाद है जी पूंजी, पूंजी को बदले में किराया ब्याज मिलता है। इसके बाद है श्रम, श्रम को बदले में मजदूरी या वेतन मिलता है। और चौथा होता है उद्यमी, उद्यमी एंटरप्रेन्योरशिप, उसे बदले में लाभ मिलता है। तो 4 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। भूमि को कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इनको रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट बदले में मिलता है, ताकि ये काम में, प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन करते रहें। और उत्पादन और उससे संबंधित जो निर्णय हैं उनकी व्याख्या और उनका वर्णन उत्पादन के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक आता है वो है वितरण। वितरण क्या है जी? देखिए, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान या उत्पादन के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। अब समस्या आती है कि जो उत्पादन के परिणाम स्वरूप जो वस्तुओं को बेचने से जो आय प्राप्त होती है, ठीक है, उसे विभिन्न साधनों में कैसे बांटा जाए। ठीक है। तो इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, उत्पादन के एजेंट। उत्पादन के 4 एजेंट होते हैं। ठीक है। वो 4 भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये सारे होते हैं। ठीक है। तो एक उत्पादक जितनी भी उत्पादन करने से जो उसको आय प्राप्त होती है, आप ये जानते हैं वो सारी आय उसका लाभ नहीं होता है। कैसे? मान लीजिए आपकी एक शॉप है। ठीक है। हम यहां से लेते हैं कि आपकी एक शॉप है और आप उस शॉप पर कपड़ा बेचते हैं, और एक दिन में आपने मान लो 2000 रुपए का कपड़ा बेच दिया, तो आप क्या कहेंगे कि 2000 रुपए आपका बेनिफिट है या लाभ है? नहीं भाई, आपका 2000 रुपए लाभ नहीं हुआ। देखिए, आप जिस दुकान में बैठे हैं वहां खुद मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। वहां आपने नौकर को भी रखा हुआ है। आप दुकान में बैठे हुए हैं तो वहां बिजली का यूज कर रहे हैं, दुकान भी आपने किराए पर ली हुई है, आपने किसी से पैसा भी उधार लिया होगा, तो इन सब के बदले में भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो इसलिए एक उत्पादक या विक्रेता को जो कुल बिक्री से इनकम होती है वो उसकी शुद्ध आय नहीं होती,
बल्कि वह उसमें से लगान, लाभ, ब्याज और मजदूरी के रूप में बांट देता है। लगान, ब्याज और मजदूरी दे देता है, लास्ट में उसके पास जो बचता है वो कहलाता है लाभ। जैसे कि भाई किसी से उसने पूंजी ली हुई है तो उसके बदले में वो उसको इंटरेस्ट दे देगा। किसी की दुकान उसने रेंट पर ली हुई है तो बदले में उसको रेंट, महीने के बाद में उसको रेंट दे देगा। उसके बाद उसने मान लीजिए किसी का श्रम, यानी उसने नौकर रखा हुआ है दुकान पर कोई, उस नौकर की जो है सैलरी दे देगा। तो उस सबको घटाने के बाद उसको पास थोड़ा बहुत जो बचेगा वो उसका लाभ कहलाएगा। अतः एक उत्पादक को उत्पादन की बिक्री से जो आय प्राप्त होती है वह उस आय को विभिन्न उत्पादन के जो साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, उनमें साधन आय के रूप में वितरण कर देता है। इसके बाद बात आती है बेटा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था रैगनर फ्रेश, एक अर्थशास्त्री जिनका नाम था रैगनर फ्रेश। आपकी बुक में नहीं है लेकिन ध्यान रखेंगे आप। रैगनर फ्रेश नामक एक अर्थशास्त्री जो कि नॉर्वे एक देश है, नॉर्वे देश के ओस्लो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को दो भागों में 1933 में बांटा। रैगनर फ्रेश ने, जो कि नॉर्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय के एक अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने 1933 में सन 1933 में अर्थशास्त्र को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला जो भाग था उसको कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक हिस्सा था व्यष्टि और दूसरा था समष्टि। व्यष्टि जिसको इंग्लिश में माइक्रो कहते हैं, समष्टि जिसको हम इंग्लिश में मैक्रो कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी छोटा अर्थशास्त्र और बड़ा अर्थशास्त्र। तो माइक्रो से हम एक एक इनको डिफाइन करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें आर्थिक समस्याओं और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल लेवल पर एक इकाई के आधार पर आर्थिक समस्याओं और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात इस अर्थशास्त्र का मुख्य जो समस्या है वो कीमत निर्धारण है। इसके अंतर्गत एक परिवार, एक उपभोक्ता, एक व्यक्ति, एक उत्पादक आदि की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम छोटे समूहों का अध्ययन भी करते हैं, ये व्यष्टि है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें आर्थिक क्रियाओं और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है। दोनों में अंतर यह है कि उसमें व्यक्तिगत स्तर पर, इसमें पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे आय और रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं। यानी उसका नाम, जो व्यष्टि का नाम था, कीमत निर्धारण सिद्धांत था और इसका नाम आय और रोजगार सिद्धांत है। ठीक है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, कुल मांग, कुल बचत, कुल निवेश, सामान्य कीमत स्तर, कुल पूर्ति आदि का अध्ययन किया जाता है। अब इन दोनों में अंतर भी बता सकते हैं। तो देखिए, एक साइड लिखेंगे व्यष्टि और सेकंड साइड लिखेंगे समष्टि। तो पहला व्यष्टि और समष्टि में अर्थ। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है इन विच वी स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल, जिसमें हम आर्थिक समस्याओं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक एक्टिविटी एट होल लेवल, जिसमें हम संपूर्ण, ठीक है, के आधार पर या होल इकोनॉमिक लेवल के आधार पर हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप कम होता है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज लेस। और मैक्रो में, समष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप अधिक होता है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मोर। तीसरा है सामूहिकता की मात्रा। तो दूसरा था आपका सरकारी हस्तक्षेप और तीसरा सामूहिकता की मात्रा। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इज लेस।
यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिकता की मात्रा कम होती है, और इन मैक्रो इकोनॉमिक्स डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इज मोर, सामूहिकता की मात्रा मैक्रो में ज्यादा होती है। ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी, इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये अल्टरनेट नेम हो गया। और लास्ट लिख सकते हैं द मेन प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस डिटर्मिनेशन। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की मुख्य समस्या है वो कीमत निर्धारण है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की मुख्य समस्या, समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या जो है आय और रोजगार का निर्धारण है। तो ये चार अंतर आपके हो गए।